अभी, इसी पल, तुम जहां हो, वो कमरा, वो बिस्तर, वो रात, वो शहर, वो जमीन जिस पर तुम्हारी इमारत खड़ी है, ये सब एक ऐसी जगह के अंदर है जिसकी कोई दीवार नहीं है, कोई छत नहीं, कोई किनारा नहीं, कोई बाहर नहीं। तुमने यूनिवर्स का नाम सुना है, स्कूल में, डॉक्यूमेंट्रीज में। किसी रात जब नींद नहीं आई और छत को घूरते रहे। लेकिन आज जो मैं तुम्हें बताने वाला हूं, वो स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता, वो किसी टेक्स्ट बुक के किसी चैप्टर में नहीं है। और जब तुम इसे सच में समझोगे, एक अजीब सी चीज होगी, एक बेचैनी, एक डेप्थ, एक ऐसा फीलिंग जो डरावना नहीं है, बस बहुत बड़ा है। बात यह है, जो यूनिवर्स हम देख सकते हैं, जितनी दूर तक हमारे सबसे ताकतवर टेलीस्कोप्स पहुंचते हैं, वो पूरा यूनिवर्स नहीं है, वो बस एक हिस्सा है। एक हिस्सा, एक बहुत छोटा हिस्सा। और उस हिस्से के बाहर जो है, वो हमारी किसी भी कल्पना से बड़ा है और अजीब है और रियल है। ये स्पेकुलेशन नहीं है, ये वो है जो डेटा कहता है, ये वो है जो इक्वेशंस कहती हैं, ये वो है जो मेजरमेंट्स कंफर्म करती हैं। अगर तुम्हें इस तरह की डीप इन्वेस्टिगेशंस पसंद हैं, तो अभी सब्सक्राइब करो, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन अभी शुरू होती है। पहले एक बात क्लियर करते हैं, एक ऐसी बात जो अक्सर कंफ्यूज करती है। जब हम ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स कहते हैं, इसका मतलब यह नहीं कि यूनिवर्स बस इतना ही है। ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का मतलब है वो हिस्सा जहां से लाइट हम तक पहुंच सकती है। यह एक ऑब्जर्वेशन लिमिट है, एक होराइजन। जैसे समुद्र में खड़े होकर तुम जितनी दूर तक देख सकते हो, वो तुम्हारा विजुअल होराइजन है। लेकिन होराइजन के पीछे और समुद्र है, हमेशा। ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स भी ऐसे ही है, एक होराइजन जिसके पीछे और यूनिवर्स है, लेकिन हम डायरेक्टली नहीं देख सकते। अब इसे समझने के लिए थोड़ा पीछे जाना होगा। यूनिवर्स की शुरुआत करीब 13.8 अरब साल पहले, बिग बैंग। उस एक मोमेंट से स्पेस और टाइम खुद शुरू हुए। मैटर और एनर्जी का वो इनिशियल बर्स्ट जो हर डायरेक्शन में एक्सपेंड हुआ, और उसी मोमेंट से लाइट चलने लगी। लाइट की स्पीड 2,99,792 किलोमीटर प्रति सेकंड। यह स्पीड फिक्स्ड है, यह कांस्टेंट है, यह बदलती नहीं। आइंस्टाइन ने प्रूव किया और इन्फिनिट एक्सपेरिमेंट्स ने कंफर्म किया। तो 13.8 अरब साल में लाइट कितनी दूर जा सकती है? सिंपल कैलकुलेशन, 13.8 अरब लाइट ईयर्स। लेकिन यहां एक पेंच है, यूनिवर्स खुद एक्सपैंड हो रहा है। जब लाइट चल रही थी, हमारी तरफ आ रही थी, उस दौरान जो स्पेस उसने पीछे छोड़ा, वो स्पेस और बड़ा होता गया। जैसे एक रबर बैंड पर चींटी चल रही हो और कोई रबर बैंड को स्ट्रेच कर रहा हो। चींटी चल रही है, लेकिन डिस्टेंस बढ़ती जा रही है। तो आज जो सबसे पुरानी लाइट हम देख सकते हैं, वो जहां से चली थी, वो जगह अब 46.5 अरब लाइट ईयर्स दूर है। 46.5 अरब लाइट ईयर्स। यह ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का रेडियस है। डायमीटर 93 अरब लाइट ईयर्स। इस नंबर को फील करने की कोशिश मत करो, तुम नहीं कर पाओगे, कोई नहीं कर सकता। इसलिए मैं तुम्हें एक कंक्रीट ट्रांसलेशन देता हूं। लाइट की स्पीड से चलो, 2,99,792 किलोमीटर प्रति सेकंड। सिर्फ हमारी गैलेक्सी मिल्की वे को क्रॉस करने में 1 लाख साल लगेंगे। और मिल्की वे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में एक रेत के कण से भी छोटी है। तो ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स कितना बड़ा है, तुम अंदाजा लगाओ। और ये सिर्फ वो हिस्सा है जो हम देख सकते हैं। असली यूनिवर्स इससे कहीं बड़ा है, शायद इन्फिनिटली बड़ा। टेलीस्कोप उठाओ, किसी भी डायरेक्शन में देखो, जितनी दूर जा सकते हो जाओ। विजिबल लाइट से, इंफ्रारेड से, रेडियो वेव से, एक्सरे से। एक पॉइंट आएगा जहां कुछ नहीं दिखेगा, बस एक फेंट ग्लो, एक हल्की सी रोशनी हर डायरेक्शन में। यह कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड है, CMB। यह शायद फिजिक्स की सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कवरी है। 1964 में आर्नो पेंजियस और रॉबर्ट विल्सन ने एक्सीडेंटली डिस्कवर किया। वो एक रेडियो टेलीस्कोप को कैलिब्रेट करने की कोशिश कर रहे थे। हर डायरेक्शन से एक बैकग्राउंड नॉइज था। उन्होंने सोचा शायद पिजन ड्रॉपिंग से इंटरफेरेंस है। लिटरली उन्होंने टेलीस्कोप साफ किया, नॉइज रही, और फिर उन्हें पता चला यह नॉइज यूनिवर्स की सबसे पुरानी लाइट है।
बिग बैंग के करीब 3,80,000 साल बाद यूनिवर्स पहली बार इतना ठंडा हुआ, इतना ठंडा कि इलेक्ट्रॉन्स एटम्स के साथ कंबाइन हो सके। जब इलेक्ट्रॉन्स फ्री थे, यूनिवर्स ओपेक था। लाइट ट्रेवल नहीं कर सकती थी, फॉग की तरह, जहां लाइट स्कैटर होती है हर डायरेक्शन में। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन्स एटम्स में बंध गए, यूनिवर्स ट्रांसपेरेंट हो गया, लाइट आजाद हुई, और वो लाइट तब से ट्रेवल कर रही है 13.8 अरब साल, और आज वो हम तक पहुंच रही है। CMB, ये हमारी विजिबल लिमिट है। इसके पीछे क्या है हम डायरेक्टली नहीं देख सकते, क्योंकि उससे पहले यूनिवर्स ओपेक था, लाइट ट्रेवल नहीं कर सकती थी, तो वो इंफॉर्मेशन लाइट के जरिए हम तक नहीं पहुंच सकती। ये एक वॉल है, स्पेस में वॉल, टाइम में वॉल, और इस वॉल के पीछे जो हुआ बिग बैंग के पहले के मोमेंट्स हम लाइट से नहीं देख सकते। लेकिन, और ये जरूरी है, इस वॉल के पीछे भी यूनिवर्स था, मैटर था, एनर्जी था, हम बस इसे ऑब्जर्व नहीं कर सकते। 1978 में पेंजियस और विल्सन को इस डिस्कवरी के लिए नोबेल प्राइज मिला, और CMB आज भी कॉस्मोलॉजी का सबसे इंपॉर्टेंट टूल है। हर डिटेल इसमें यूनिवर्स की हिस्ट्री लिखी है। ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के बाहर क्या है, यह जानने के लिए पहले एक और सवाल का जवाब चाहिए। यूनिवर्स का शेप क्या है? यह अजीब लगता है, यूनिवर्स का शेप, लेकिन यह बहुत रियल और मेजरेबल सवाल है। फिजिक्स में स्पेस कर्व्ड हो सकता है। आइंस्टाइन की जनरल रिलेटिविटी ने बताया मैस स्पेस को कर्व करता है। जैसे एक हैवी बॉल रबर शीट पर रखो, शीट कर्व हो जाती है। लेकिन होल यूनिवर्स का शेप, वो अल्टीमेटली 3 पॉसिबिलिटीज में से एक हो सकता है। पहली, पॉजिटिव कर्वेचर, यूनिवर्स एक स्फीयर की सरफेस की तरह, फाइनाइट, क्लोज्ड। अगर तुम एक स्ट्रेट लाइन में चलते रहो, इवेंचुअली वापस वहीं पहुंचोगे जहां से शुरू किया था। यूनिवर्स का टोटल वॉल्यूम फिनाइट होगा, और यह फिनाइट होगा, लेकिन इसका कोई एज नहीं होगा। जैसे अर्थ की सरफेस फिनाइट है, लेकिन कोई एज नहीं है। दूसरी, नेगेटिव कर्वेचर, यूनिवर्स एक सैडल की तरह, ओपन, इन्फिनिट, हर डायरेक्शन में एक्सपैंड होता जाता है। तीसरी, फ्लैट, जीरो कर्वेचर, लाइक अ परफेक्ट इन्फिनिट प्लेन। पैरेलल लाइंस हमेशा पैरेलल रहती हैं। ट्रायंगल्स के एंगल्स एग्जैक्टली सेंट क्वार्टरविंग्स डिग्री होते हैं, और यूनिवर्स इन्फिनिट होता है। अब मेजरमेंट्स, प्लैंक सैटेलाइट ESA का 2009 से 2013 तक, इसने CMB को पूरे स्काई पर मेजर किया। टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस, पैटर्न्स, फ्रीक्वेंसीज, इन पैटर्न से यूनिवर्स की ज्योमेट्री कैलकुलेट होती है। रिजल्ट, ओमेगा इक्वल्स 1.0002 प्लस माइनस 0.0026। ओमेगा इक्वल्स 1 का मतलब है परफेक्टली फ्लैट, और हमारा मेजरमेंट इतने क्लोज है कि अगर कोई कर्वेचर है वो 0.4% से कम है। ये कंफर्म्ड है। यूनिवर्स फ्लैट है, या इतने करीब फ्लैट है कि डिफरेंस नेग्लिजिबल है, और फ्लैट यूनिवर्स का मतलब इन्फिनिट है, या कम से कम इतना बड़ा है कि हम कभी इसका किनारा नहीं देख पाएंगे। ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स 93 अरब लाइट ईयर्स, यह यूनिवर्स का एक टाइनी बबल है, और उस बबल के बाहर एवरी डायरेक्शन में और यूनिवर्स है। मोर मैटर, मोर गैलेक्सीज, मोर स्टार्स, सेम फिजिक्स, सेम लॉज। यह मैथमेटिकल कंक्लूजन है, यह डेटा का कंक्लूजन है। 1998 एस्ट्रोनॉमी की दुनिया में एक ऐसी डिस्कवरी हुई जिसने सब कुछ बदल दिया। 2 टीम्स अलग अलग, एक टीम सॉल पर्लमटर की, लॉरेंस बर्कले नेशनल लेबोरेटरी, दूसरी टीम ब्रायन श्मिट और एडम रीस की, हार्वर्ड। दोनों एक ही चीज स्टडी कर रहे थे, टाइप A के सुपरनोवा, स्टार्स जो एक्सप्लोड करते हैं एक स्पेसिफिक वे में। इन सुपरनोवा की एक स्पेशल प्रॉपर्टी है, वो हमेशा रफली सेम ब्राइटनेस पर एक्सप्लोड करते हैं। इसका मतलब अगर कोई सुपरनोवा डिम दिखता है तो वो दूर है, जितना डिम यानी उतना दूर। इन्हें स्टैंडर्ड कैंडल्स कहते हैं, डिस्टेंसेस मेजर करने का टूल। दोनों टीम्स ने सोचा था वो कंफर्म करेंगी कि यूनिवर्स का एक्सपेंशन स्लो हो रहा है ग्रेविटी के कारण।
जैसे एक बॉल ऊपर थ्रो करो, ग्रेविटी उसे स्लो करती है। यूनिवर्स भी ऐसे ही स्लो होना चाहिए था, लेकिन रिजल्ट अलग था, बिल्कुल अलग। सुपरनोवाज जितने दूर थे उतने डिम थे, एक्सपेक्टेड से ज्यादा। मतलब वो एक्सपेक्टेड से ज्यादा दूर थे। मतलब यूनिवर्स का एक्सपेंशन स्लो नहीं हो रहा था, ये एक्सेलरेट हो रहा था, तेज होता जा रहा था। दोनों टीम्स एक दूसरे के रिजल्ट्स चेक करने लगी। दोनों को सेम आंसर मिला। 2011 में परलमटर, श्मिट और रियस को नोबेल प्राइज इन फिजिक्स मिला। यह कंफर्म्ड है, यूनिवर्स का एक्सपेंशन एक्सेलरेटिंग है। लेकिन क्यों? वो फोर्स जो ये कर रही है उसे डार्क एनर्जी कहते हैं। डार्क इसीलिए नहीं कि ये डार्क है, डार्क इसीलिए कि हम नहीं जानते ये क्या है। यूनिवर्स का एनर्जी बजट देखो, 68% डार्क एनर्जी, 27% डार्क मैटर, 5% नॉर्मल मैटर, एटम्स, स्टार्स, गैलेक्सीज, प्लैनेट्स, तुम, मैं। बस 5% जो हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, वो यूनिवर्स का 5% है। 95% हम नहीं जानते। यह हम्बलिंग है और यह कंफर्म्ड है। डार्क एनर्जी का इफेक्ट, जितनी दूर एक गैलेक्सी है उतनी तेजी से वो हमसे दूर जा रही है। एक सर्टेन डिस्टेंस पर गैलेक्सीज लाइट की स्पीड से दूर जा रही है, उससे दूर और तेज, लाइट की स्पीड से भी तेज। स्पेस खुद एक्सपैंड हो रहा है और स्पेस की एक्सपेंशन की कोई स्पीड लिमिट नहीं है। आइंस्टीन ने कहा था, मैटर एंड एनर्जी लाइट की स्पीड से तेज नहीं जा सकते, लेकिन स्पेस खुद, वो किसी लिमिट से बाउंड नहीं है। तो वो गैलेक्सीज जो लाइट की स्पीड से तेज दूर जा रही है, उनकी लाइट कभी हम तक नहीं पहुंचेगी। वो हमारे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स से बाहर हो गई है, हमेशा के लिए। 1980, एलन गट, MIT। एक आइडिया जो इतना रेडिकल था, शुरुआत में बहुत कम लोगों ने सीरियसली लिया, लेकिन आज ये मेनस्ट्रीम कॉस्मोलॉजी है। कॉस्मिक इन्फ्लेशन। बिग बैंग के बाद पहले सेकंड के 10 की घात -36वें हिस्से में यूनिवर्स ने कुछ किया जो नॉर्मल एक्सपेंशन नहीं था, यह एक्सपोनेंशियल था। एक प्रोटॉन से भी छोटी रीजन एक झटके में करीब एक मार्बल के साइज की हो गई। यह छोटा लगता है, लेकिन वो एक्सपेंशन इतनी तेज थी, इतनी फास्ट कि लाइट की स्पीड से भी बहुत तेज। स्पेस खुद एक्सपैंड हो रहा था और उस मार्बल का साइज आज हमारे पूरे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स से कहीं बड़ा है। इसका मतलब जो रीजन हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, यह ओरिजिनली एक बहुत छोटे रीजन का हिस्सा था जो इन्फ्लेट हुआ, और जो बाकी रीजन था वो अब हमारे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स से बाहर है, हमेशा के लिए। यह आइडिया इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इन्फ्लेशन एक्सप्लेन करती है कुछ ऐसी चीजें जो अदरवाइज बिल्कुल अनएक्सप्लेन्ड थी। फ्लैटनेस प्रॉब्लम। यूनिवर्स इतना फ्लैट क्यों है? अगर बिग बैंग में थोड़ी भी कर्वेचर होती तो अब तक या तो यूनिवर्स कोलैप्स हो जाता या इतनी तेजी से एक्सपैंड होता कि कुछ नहीं बनता। इन्फ्लेशन ने किसी भी इनिशियल कर्वेचर को स्मूथ आउट किया। जैसे एक बहुत बड़ी बॉल की सरफेस लोकली फ्लैट लगती है। होराइजन प्रॉब्लम, CMB, हर डायरेक्शन में सेम टेम्परेचर है। अगर यूनिवर्स का एक्सपेंशन स्लो रहा होता तो दो ऑपोजिट डायरेक्शंस कभी कांटेक्ट में नहीं होती, वो कभी थर्मल इक्विलिब्रियम रीच नहीं कर पाती। तो सेम टेम्परेचर कैसे? इन्फ्लेशन का जवाब, वो रीजन्स ओरिजिनली एक दूसरे के इतने करीब थे कि इक्विलिब्रियम रीच हुआ, फिर इन्फ्लेशन ने उन्हें बहुत दूर कर दिया। यह बहुत एलिगेंट एक्सप्लेनेशन है और इसकी प्रिडिक्शंस CMB ऑब्जर्वेशन से मैच करती है। अब खास इटर्नल इन्फ्लेशन। एलन गुथ और एंड्रे लिंड, स्टैनफोर्ड, दोनों ने इंडिपेंडेंटली यही रियलाइज किया। इन्फ्लेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो नेचुरली एक बार शुरू होने के बाद रुकता नहीं। क्वांटम फ्लक्चुएशंस की वजह से कुछ रीजन्स में इन्फ्लेशन रुकती है। वो रीजन्स नॉर्मल यूनिवर्स बनाते हैं, बबल की तरह। हमारा ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स ऐसा ही एक बबल है, लेकिन बाकी और इन्फ्लेटिंग स्पेस हमेशा इन्फ्लेट होता रहता है और नए बबल्स बनते रहते हैं, हमेशा, हर जगह। यह इटर्नल इन्फ्लेशन है। और अगर यह सच है तो हमारा ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स
इन्फिनिटली बड़े इटर्नली इन्फ्लेटिंग स्पेस टाइम का एक टाइनी बबल है जिसमें अनगिनत और बबल्स हैं, हर एक अलग यूनिवर्स, हर एक हमेशा के लिए आइसोलेटेड। यह मल्टीवर्स का सबसे फिजिकली मोटिवेटेड वर्जन है। अंड्रे लिंडे कहते हैं, अगर इनिशियल इन्फ्लेशन हुई तो इटर्नल इन्फ्लेशन इनएविटेबल है, और इनिशियल इन्फ्लेशन हुई, यह एस्टैब्लिश्ड है, तो ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के बाहर क्या है? फिजिक्स हमें कॉन्क्रीट आंसर देती है। पहला, मोर मैटर, यह हाई कॉन्फिडेंस से कहा जा सकता है। कॉस्मोलॉजिकल प्रिंसिपल, यह एक फंडामेंटल असम्पशन है मॉडर्न कॉस्मोलॉजी में। यूनिवर्स हर जगह सेम है, होमोजीनियस, कोई स्पेशल लोकेशन नहीं, आइसोट्रोपिक, कोई स्पेशल डायरेक्शन नहीं, हर जगह सेम लॉज ऑफ फिजिक्स, सेम कॉन्स्टेंट्स। CMB मेजरमेंट्स इसे सपोर्ट करती है। हर डायरेक्शन में CMB बहुत क्लोज टू यूनिफॉर्म है। स्मॉल फ्लक्चुएशंस हैं जो स्ट्रक्चर फॉर्मेशन के सीड्स थे, लेकिन ओवरऑल होमोजीनियस। अगर कॉस्मोलॉजिकल प्रिंसिपल सच है तो ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के बाहर भी सेम काइंड ऑफ मैटर है। गैलेक्सीज हैं, स्टार्स हैं, प्लैनेट्स हैं, जो स्ट्रक्चर हम अंदर देखते हैं। कॉस्मिक वेब, वो पैटर्न वहां भी होगा। फिलामेंट्स, क्लस्टर्स, वॉइड्स, सेम पैटर्न, एवरी डायरेक्शन, फॉरएवर। दूसरा, और यह सबसे इंट्रीगिंग है, क्वांटम मैकेनिक्स एक प्रिंसिपल देती है, किसी भी फाइनाइट वॉल्यूम में पार्टिकल्स की फाइनाइट नंबर ऑफ पॉसिबल कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं। यह हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल और क्वांटम स्टेट्स की फाइनाइट नेचर से आता है। अगर यूनिवर्स इन्फिनिट है तो इन्फिनिट वॉल्यूम में असमय हर कॉन्फ़िगरेशन इन्फिनिट बार रिपीट होगी। इन्फिनिट बार, इसका मतलब बिल्कुल तुम, सेम एटम्स, सेम मेमोरीज, सेम इस रात को कहीं बहुत बहुत दूर एग्जिस्ट करते हो। और न सिर्फ एक कॉपी, इन्फिनिट कॉपीज। मैक्स टेगमार्क, MIT, इसे लेवल UN मल्टीवर्स कहते हैं। यह सबसे कंजर्वेटिव मल्टीवर्स है। इसके लिए कोई न्यू फिजिक्स नहीं चाहिए, बस इन्फिनिट यूनिवर्स चाहिए। और मेजरमेंट्स स्ट्रांगली सजेस्ट करती हैं कि यूनिवर्स इन्फिनिट है। टैगमार्क कैलकुलेट करते हैं, तुम्हारा नियरेस्ट एग्जैक्ट कॉपी 10 की पावर विंग ट्विट मीटर्स दूर है। यह कोई नॉर्मल नंबर नहीं है, यह एक नंबर है जिसके डिजिट्स खुद गिनने में यूनिवर्स की एज लग जाए। लेकिन अगर यूनिवर्स इन्फिनिट है, वो डिस्टेंस फाइनाइट है, वो कॉपी एग्जिस्ट करता है। यह साइंस फिक्शन नहीं है, यह मैथमेटिक्स है। 2008 नासा का गॉडर्ड स्पेस फ्लाइट सेंटर, अलेक्जेंडर कशलिंस्की और उनकी टीम, वो गैलेक्सी क्लस्टर्स को स्टडी कर रहे थे, CMB डेटा को एनालाइज कर रहे थे, सुनियाएव-जेल्दोविच इफेक्ट यूज करके। यह एक टेक्निक है जिससे गैलेक्सी क्लस्टर्स का मोशन मेजर होता है। जब CMB फोटॉन्स गैलेक्सी क्लस्टर्स से गुजरते हैं, ये की आती बेरी खशित्स, उनकी फ्रीक्वेंसी स्लाइटली चेंज होती है। इस चेंज से क्लस्टर का वेलोसिटी मेजर होती है। कशलिंस्की की टीम ने थाउजेंड्स ऑफ क्लस्टर्स मेजर किए और उन्होंने कुछ अनएक्सपेक्टेड देखा। क्लस्टर्स एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। थाउजेंड्स ऑफ क्लस्टर्स एक डायरेक्शन में, यह कंसिस्टेंट था, यह एक्सपेक्टेड नहीं था। एक यूनिफॉर्म यूनिवर्स में क्लस्टर्स सब डायरेक्शंस में रैंडमली मूव करने चाहिए। ग्रेविटी का नेट इफेक्ट सब डायरेक्शंस में कैंसिल होना चाहिए, लेकिन यहां एक कंसिस्टेंट फ्लो था, एक खिंचाव। कशलिंस्की ने इसे डार्क फ्लो कहा। उनकी एक्सप्लेनेशन, ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के बाहर कुछ मैसिव है, इतना मैसिव कि उसका ग्रेविटेशनल पुल इतनी दूर तक फील होता है। एक स्ट्रक्चर, एक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मैस जो हम कभी डायरेक्टली नहीं देख सकते क्योंकि यह हमारे कॉस्मिक होराइजन से बाहर है। यह क्लेम कंट्रोवर्शियल है। 2013 में प्लैंक सैटेलाइट डेटा ने सजेस्ट किया इफेक्ट रियल नहीं है, लेकिन कशलिंस्की के बाद के एनालिसिस न्यूअर डेटा के साथ इटारादी लेता था, कहते हैं सिग्नल है। यह रिजॉल्व नहीं है, यह ओपन क्वेश्चन है। लेकिन अगर डार्क फ्लो रियल है तो ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के बाहर कुछ है, मैसिव, ग्रेविटेशनल, रियल।
जिसे हम कभी नहीं देखेंगे, बस उसका असर महसूस करेंगे। जैसे एक बड़े मैग्नेट के पास रखी मेटल फाइलिंग देख सकते हो। मैग्नेट नहीं देख सकते, लेकिन उसकी प्रेजेंस अनडिनायबल है। CMB की बात करते हैं और उन एनोमलीज की जो हमें अनसेटल करती हैं। CMB जब साइंटिस्ट्स ने केयरफुली एनालाइज किया तो कुछ ऐसी चीजें मिली जो एक्सपेक्टेड नहीं थी। पहला एनोमली कोल्ड स्पॉट। CMB में सदर्न हेमिस्फीयर में एक रीजन है जो अनयूजुअली ठंडा है, 0.00015 डिग्रीज ठंडा। बाकी CMB से यह छोटा लगता है, लेकिन स्टैटिस्टिकल एनालिसिस यह एनोमली है। नॉर्मल फ्लक्चुएशंस इस साइज की नहीं होनी चाहिए। प्रोबेबिलिटी बहुत कम है कि यह चांस से हो। एक्सप्लेनेशंस क्या हैं? एक एक्सप्लेनेशन, एक सुपरवॉइड, एक मैसिव एम्प्टी रीजन जो उस डायरेक्शन में है। जब CMB फोटॉन्स इस वॉइड से गुजरते हैं, एनर्जी थोड़ी लूज होती है और वो कूलर दिखते हैं। 2015 में इस्तवान सपूदी की टीम ने ऐसा वॉइड फाइंड किया भी, लेकिन वो वॉइड इतना लार्ज नहीं था कि पूरा कोल्ड स्पॉट एक्सप्लेन हो। दूसरी एक्सप्लेनेशन, और यह फैसिनेटिंग है, लॉरा मर्सिनी हाउटन, यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ कैरोलिना। उन्होंने मल्टीवर्स इन्फ्लेशन मॉडल से एक प्रिडिक्शन की। अगर बबल मल्टीवर्स है, अगर हमारे बबल के पास दूसरे बबल्स हैं, तो उनका ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस हमारे CMB पर इम्प्रिंट छोड़ेगा। एक कूलर स्पॉट, यह कंफर्म्ड नहीं है, यह डिबेट में है, लेकिन यह पब्लिश्ड हाइपोथेसिस है फिजिक्स जर्नल्स में। दूसरा एनोमली, एक्सिस ऑफ इवल। यह नाम कॉस्मोलॉजिस्ट ने थोड़ी आयरनी के साथ दिया। CMB में टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस का एक स्पेसिफिक पैटर्न है, और यह पैटर्न एक पर्टिकुलर डायरेक्शन को अलाइंड है, जो डायरेक्शन कोइंसिडेंटली हमारे सोलर सिस्टम के इक्लिप्टिक प्लेन के साथ अलाइंड है। यह नहीं होना चाहिए। यूनिवर्स को हमारी लोकल ज्योमेट्री की परवाह नहीं होनी चाहिए। CMB यूनिवर्स की अर्ली स्ट्रक्चर का स्नैपशॉट है। उसे हमारे छोटे सोलर सिस्टम से क्या लेना देना? प्लैंक कोलैबोरेशन ने 2013 में इसे कंफर्म किया। अलाइनमेंट रियल है, एक्सप्लेनेशन नहीं है अभी तक। शायद सिस्टमैटिक एरर है, शायद कुछ और है। तीसरा एनोमली, पावर एसिमेट्री। CMB में टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस एक हेमिस्फीयर में स्लाइटली स्ट्रॉन्गर है, दूसरे हेमिस्फीयर में स्लाइटली वीकर। यह एसिमेट्री स्टैंडर्ड मॉडल से प्रिडिक्ट नहीं होती। यूनिवर्स आइसोट्रॉपिक होना चाहिए, लेकिन मेजरमेंट ये नहीं कह रहा। क्या इसका मतलब है कि ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स से बाहर कुछ है, कोई एसिमेट्रिक सोर्स, कोई आउटसाइड इन्फ्लुएंस? हम नहीं जानते, लेकिन यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है। सीरियसली। मॉडर्न कॉस्मोलॉजी का सबसे बड़ा क्राइसिस, हबल टेंशन। हबल कांस्टेंट H0, वो नंबर जो बताता है यूनिवर्स कितनी तेजी से एक्सपैंड हो रहा है। यूनिट है किलोमीटर्स पर सेकंड पर मेगा पारसेक। मतलब एक मेगा पारसेक दूर की गैलेक्सी हर सेकंड कितने किलोमीटर्स और दूर जा रही है। यह फंडामेंटल नंबर है। यह यूनिवर्स की एक्सपेंशन रेट है। इसे मेजर करने के दो मेन वेज हैं। पहला, अर्ली यूनिवर्स मेजरमेंट्स, CMB से, प्लैंक सैटेलाइट से। यह मेथड स्वक्सॉन्ट सेट विर्गोल क्वार्टर किलोमीटर पर सेकंड पर मेगा पारसेक देता है। दूसरा, लोकल मेजरमेंट्स, नियर बाय स्टार्स और गैलेक्सीज से, सेफाइड वेरिएबल्स, सुपरनोवाए। एडम रीस की टीम और दूसरे ग्रुप्स ओस्तिबोरियसिगो यह मेथड यूज करते हैं। यह मेथड 63 किलोमीटर पर सेकंड पर मेगा पारसेक देता है। 67 विर्गुल क्वात्र वर्सेस 63। यह डिफरेंस स्मॉल लगता है, लेकिन यह साइंक सिग्मा डिस्क्रिपेंसी है। फिजिक्स में 5 सिग्मा डिस्कवरी थ्रेशोल्ड है, 3 सिग्मा। इंटरेस्टिंग, 5 सिग्मा पर रियल। यह डिस्क्रिपेंसी रियल है। यह मेजरमेंट एरर नहीं है। यह सिस्टमैटिक एरर से समझाया नहीं जा सकता। तो क्या हो रहा है? 3 पॉसिबिलिटीज हैं। 1, हमारे मेजरमेंट्स में कोई अननोन सिस्टमैटिक एरर है। 2, स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ कॉस्मोलॉजी लैम्डा CDM इनकम्प्लीट है। 3, कुछ न्यू फिजिक्स है। अर्ली डार्क एनर्जी। एक आइडिया है कि अर्ली यूनिवर्स में डार्क एनर्जी का एक बर्स्ट था। इंटरैक्टिंग डार्क मैटर और डार्क एनर्जी इंटरैक्ट करते हैं
प्राइमोर्डियल ब्लैक होल्स, बिग बैंग से बने ब्लैक होल्स, ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के बाहर का इन्फ्लुएंस, ये सब एक्टिव रिसर्च एरियाज हैं। 2023 तक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई और यह बताता है हमारे मॉडल्स में कुछ फंडामेंटल मिसिंग है। शायद वो मिसिंग पीस ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स से बाहर से आती है। मल्टीवर्स, ये वर्ड अक्सर साइंस फिक्शन में सुना जाता है, लेकिन फिजिक्स में मल्टीवर्स एक सीरियस फ्रेमवर्क है। मल्टीपल फ्रेमवर्क्स एक्चुअली। मैक्स टेगमार्क ने इन्हें ऑर्गेनाइज किया है। एक टैक्सोनॉमी। लेवल 1 एक्सटेंडेड यूनिवर्स, इन्फिनिट फ्लैट यूनिवर्स में एग्जैक्ट कॉपीज, यह सबसे कंजर्वेटिव। नो न्यू फिजिक्स रिक्वायर्ड, जस्ट इन्फिनिट यूनिवर्स, जो डेटा सजेस्ट करता है। लेवल 2 बबल यूनिवर्सेस, इटर्नल इन्फ्लेशन का रिजल्ट। हर बबल एक सेपरेट यूनिवर्स, अपने ओन फिजिक्स कांस्टेंट्स के साथ। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट डिफरेंट, स्पीड ऑफ लाइट डिफरेंट, नंबर ऑफ डिमेंशंस डिफरेंट। मोस्ट बबल्स में लाइफ इम्पॉसिबल। हम उस बबल में हैं जहां लाइफ पॉसिबल है। यह एंथ्रोपिक सिलेक्शन। हम यहां इसलिए नहीं कि यह स्पेशल है, हम यहां इसलिए हैं क्योंकि यहां होना पॉसिबल था। लेवल 3 मेनी वर्ल्ड्स, ह्यू एवरेट का आइडिया। 1957 क्वांटम मैकेनिक्स का इंटरप्रिटेशन। हर क्वांटम मेजरमेंट यूनिवर्स को स्प्लिट करता है। श्रोडिंगर्स कैट, अलाइव यूनिवर्स और डेड यूनिवर्स दोनों एग्जिस्ट करते हैं सेपरेटली, पैरेलल। यह क्वांटम स्टेट स्पेस में है, फिजिकल स्पेस में नहीं, लेकिन यह सेम ब्रॉडर आइडिया है। रियलिटी हम जो ऑब्जर्व करते हैं उससे बड़ी है। लेवल 4 नेकिन्स मैथमेटिकल यूनिवर्स, टेगमार्क का मोस्ट रेडिकल आइडिया। हर मैथमेटिकल स्ट्रक्चर जो इंटरनली कंसिस्टेंट है फिजिकली एग्जिस्ट करती है। एवरी सेल्फ कंसिस्टेंट सेट ऑफ इक्वेशंस कहीं ना कहीं रियल है। हमारा यूनिवर्स एक पर्टिकुलर मैथमेटिकल स्ट्रक्चर है और इन्फिनिट अदर मैथमेटिकल स्ट्रक्चर्स इन्फिनिट अदर यूनिवर्सेस कॉरेस्पॉन्ड करती हैं। यह बहुत स्पेकुलेटिव है, लेकिन यह लॉजिकली कोहेरेंट है। इन सब लेवल्स में एक थीम है। हम जो ऑब्जर्व कर सकते हैं वो रियलिटी का एक स्मॉल सबसेट है, ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स। रियलिटी का एक टाइनी कॉर्नर, और कॉर्नर्स के बाहर रूम्स हैं, और रूम्स के बाहर बहुत बिल्डिंग्स हैं, और बिल्डिंग्स के बाहर सिटीज हैं। और यह एनालॉजी ब्रेक डाउन करती है क्योंकि असली स्केल इससे कहीं बड़ी है। स्ट्रिंग थ्योरी, फिजिक्स की वो थ्योरी जो सब कुछ यूनिफाई करने की कोशिश करती है। ग्रेविटी और क्वांटम मैकेनिक्स, ऑल 4 फंडामेंटल फोर्सेस, ऑल पार्टिकल्स, एक सिंगल फ्रेमवर्क। स्ट्रिंग थ्योरी में फंडामेंटल पार्टिकल्स एक्चुअली टाइनी वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग्स हैं, एक डिमेंशनल 10 to the power of -35 मीटर्स लंबी। प्लैंक लेंथ, डिफरेंट वाइब्रेशन मोड्स, डिफरेंट पार्टिकल्स। इलेक्ट्रॉन एक वाइब्रेशन मोड, क्वार्क दूसरा, फोटॉन तीसरा। यह एलिगेंट है और स्ट्रिंग थ्योरी को वर्क करने के लिए 10 या 11 डायमेंशंस चाहिए। 9 स्पेस डायमेंशंस, एक टाइम। एक्स्ट्रा डायमेंशंस कंपैक्टिफाइड है, कर्ल्ड अप, इतनी छोटी कि हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते, प्लैंक स्केल पर। और ये एक्स्ट्रा डायमेंशंस डिफरेंट वेज में कर्ल हो सकती है, डिफरेंट शेप्स, डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस। इन्हें कलाबी-यॉ मैनीफोल्ड्स कहते हैं, और हर कॉन्फ़िगरेशन एक डिफरेंट फिजिक्स कॉरेस्पॉन्ड करती है। डिफरेंट मैसेस, डिफरेंट फोर्सेस, डिफरेंट कांस्टेंट्स। कितनी कॉन्फ़िगरेशंस पॉसिबल हैं? 10 की पावर 500। यह स्ट्रिंग थ्योरी लैंडस्केप है। 10 to the power of 500 पॉसिबल यूनिवर्सेस। लियोनार्ड सस्किंड, नैनोबोर्न ने स्टैनफोर्ड इसे सीरियसली लेते हैं। उनकी बुक है द कॉस्मिक लैंडस्केप। उनका आर्ग्यूमेंट है इटर्नल इन्फ्लेशन इस लैंडस्केप को पॉपुलेट करती है। हर बबल यूनिवर्स लैंडस्केप का एक कॉन्फ़िगरेशन, हर कॉम्बिनेशन ऑफ फिजिक्स कहीं ना कहीं रियलाइज्ड। यह आइडिया कंट्रोवर्शियल है। बहुत फिजिसिस्ट इसे पसंद नहीं करते क्योंकि यह फिजिक्स को नॉन प्रेडिक्टिव बनाती है। अगर हर पॉसिबल यूनिवर्स एग्जिस्ट करता है तो हमारे यूनिवर्स की स्पेसिफिक कांस्टेंट्स के बारे में कुछ प्रिडिक्ट नहीं होता, बस यह कि हम उसमें हैं। एंथ्रोपिक प्रिंसिपल,
और यह इंटेलेक्चुअली अनसैटिस्फाइंग लगता है, लेकिन नेचर को हमारी सेटिस्फैक्शन की परवाह नहीं, और इक्वेशंस यही कहती हैं 10 टू द पावर ऑफ 500 पॉसिबल फिजिक्स, और हम उनमें से एक में फाइन ट्यूनिंग। यह कॉस्मोलॉजी का सबसे हॉन्टिंग ऑब्जर्वेशन है। यूनिवर्स के कॉन्स्टेंट्स, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g, स्पीड ऑफ लाइट c, प्लैंक्स कांस्टेंट h, फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट अल्फा, कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट लैम्डा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कपलिंग। ये नंबर्स जो हैं, अगर जरा सी भी डिफरेंटली सेट होती, हम यहां नहीं होते, कोई नहीं होता। ये कैलकुलेटेड है, ये मेजर्ड है, ये कंफर्म्ड है। कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट एग्जांपल, डार्क एनर्जी की स्ट्रेंथ, इसे लैम्डा कहते हैं। इसकी वैल्यू 10 टू द पावर ऑफ -122 है। यह इतनी छोटी वैल्यू है, फिजिसिस्ट्स को एक्सप्लेन नहीं हो रही थी। क्वांटम फील्ड थ्योरी प्रिडिक्ट करती है लैम्डा बहुत बड़ा होना चाहिए, 10 टू द पावर ऑफ 120 टाइम्स ज्यादा। यह डिस्क्रिपेंसी फिजिक्स हिस्ट्री की सबसे बड़ी डिस्क्रिपेंसी है, 120 ऑर्डर्स ऑफ मैग्नीट्यूड। अगर लैम्डा थोड़ा बड़ा होता, यूनिवर्स इतनी तेजी से एक्सपैंड होता कि एटम्स नहीं बनते, स्टार्स नहीं बनते, लाइफ इम्पॉसिबल। अगर लैम्डा थोड़ा नेगेटिव होता, यूनिवर्स कोलैप्स हो जाता, लाइफ इम्पॉसिबल। वो एग्जैक्ट वैल्यू जो है जिस पर लाइफ पॉसिबल है। यह एक्सीडेंट, ग्रेविटी का एग्जांपल। अगर ग्रेविटी थोड़ी स्ट्रॉन्गर होती, स्टार्स क्विकली कोलैप्स होते, ब्लैक होल्स बन जाते, लाइफ के लिए इनफ टाइम नहीं। अगर ग्रेविटी वीकर होती, स्टार्स बनते ही नहीं, गैस क्लाउड्स कोलैप्स नहीं होते। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का एग्जांपल, थोड़ी अलग, इलेक्ट्रॉन्स एटम्स में नहीं रहते, केमिस्ट्री इम्पॉसिबल, लाइफ इम्पॉसिबल। इस फाइन ट्यूनिंग के एक्सप्लेनेशंस क्या हैं? डिजाइन, कोई डिजाइनर ने सेट किया। नेसेसिटी डीपर फिजिक्स कांस्टेंट्स को एक्सप्लेन करेगी। मल्टीवर्स, इन्फिनिट यूनिवर्सेस हैं, हम उसमें हैं जहां लाइफ पॉसिबल है। मल्टीवर्स, ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स से बाहर, फाइन ट्यूनिंग को नेचुरली एक्सप्लेन करता है। यही रीजन है फिजिसिस्ट्स मल्टीवर्स को सीरियसली लेते हैं। यह जस्ट एक एब्स्ट्रैक्ट फिलोसॉफिकल आइडिया नहीं, यह फाइन ट्यूनिंग प्रॉब्लम का एक कॉन्क्रीट सॉल्यूशन है, एक ऑनेस्ट मोमेंट, एक पॉज। इस सब में से कितना टेस्टेबल है, यह जरूरी सवाल है, क्योंकि साइंस और फिलॉसफी के बीच की लाइन यहां थिन है। कार्ल पॉपर, 20th सेंचुरी के फिलोसोफर ऑफ साइंस, उनका फंडामेंटल प्रिंसिपल फॉल्सिफायबिलिटी। साइंटिफिक थ्योरी वो है जो फॉल्सिफाई हो सके, जिसे प्रूव रॉन्ग किया जा सके। पॉसिक इन प्रिंसिपल। अगर कोई थ्योरी कभी भी रॉन्ग नहीं हो सकती तो वो साइंस नहीं है। मल्टीवर्स, डायरेक्टली, ज्यादातर वर्जन्स में नॉट फॉल्सिफाइबल, हम अदर बबल यूनिवर्सेस ऑब्जर्व नहीं कर सकते, सिग्नल नहीं रिसीव कर सकते, डायरेक्टली प्रूव नहीं कर सकते, लेकिन कुछ वर्जन्स इनडायरेक्ट प्रेडिक्शंस देते हैं, बबल कोलिजन सिग्नेचर्स। अगर हमारा बबल दूसरे बबल से कोलाइड हुआ हो तो CMB में सर्कुलर पैटर्न्स होंगे। 2015 में स्टीफन फिनी की टीम ने इसे सर्च किया। टेंटेटिव एविडेंस मिला, बट नॉट कंक्लूसिव। अभी भी सर्च जारी है। डार्क फ्लो टेस्टेबल है और डेटा आ रहा है। CMB एनोमलीज टेस्टेबल है, बेटर डेटा से या एक्सप्लेन होंगी या और मिस्टीरियस बनेंगी। हबल टेंशन टेस्टेबल है और यह रियल है। 5 सिग्मा, शॉन कैरोल, कैलटेक। उनका आर्ग्यूमेंट, सम क्वेश्चंस हम डायरेक्टली आंसर नहीं कर सकते, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वो मीनिंगलेस हैं। मैथमेटिक्स उन स्ट्रक्चर्स को एक्सप्लोर कर सकती है, थियोरेटिकल फिजिक्स उन इंप्लीकेशंस को ट्रेस कर सकती है, और कभी कभी इनडायरेक्ट एविडेंस मिलता है, जैसे ब्लैक होल्स। डेकेड्स तक डायरेक्ट एविडेंस नहीं था, लेकिन मैथमेटिकल प्रेडिक्शंस इतनी कंसिस्टेंट थी, इतने ऑब्जर्वेशन से मैच होती थी कि उनकी रियलिटी अनडिनाइबल थी। 2019 में इवेंट होराइजन टेलीस्कोप ने फर्स्ट इमेज लिया, कंफर्म्ड। ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के बाहर की रियलिटी डायरेक्टली कंफर्म करना शायद कभी पॉसिबल नहीं, लेकिन फुटप्रिंट्स मिल सकते हैं, और फुटप्रिंट्स अगर कंसिस्टेंट हो, कंपेलिंग एविडेंस है ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का फ्यूचर।
यह भी उतना ही स्ट्रेंज है जितना इसका पास्ट। डार्क एनर्जी एक्सेलरेटिंग एक्सपेंशन करती है, ये रुकेगी नहीं। गैलेक्सीज जो अभी हमसे दूर हैं और दूर होती जाएंगी, और एक पॉइंट पर वो हमारे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स से बाहर हो जाएंगी हमेशा के लिए। विर्गो सुपर क्लस्टर की ज्यादातर गैलेक्सीज शायद अगले 100 अरब साल में विजिबल होराइजन से बाहर। अगर कोई फ्यूचर सिविलाइजेशन होगी, उस वक्त वो देखेगी यूनिवर्स बहुत स्मॉलर है, सिर्फ लोकल ग्रुप दिखेगी, मिल्की वे, एंड्रोमेडा और कुछ स्मॉलर गैलेक्सीज, बाकी हमेशा के लिए अंधेरे में। और आगे स्टार्स बर्न आउट करेंगे, सबसे लॉन्ग लाइव्ड स्टार्स। रेड ड्वार्फ्स करीब 10 ट्रिलियन साल लाइव करते हैं, उसके बाद स्टेलर एरा खत्म, यूनिवर्स डार्क हो जाएगा। ब्लैक होल्स बचेंगे, लेकिन वो भी नहीं बचेंगे। स्टीफन हॉकिंग ने प्रूव किया ब्लैक होल्स स्लोली इवेपोरेट करते हैं। हॉकिंग रेडिएशन, एक स्टेलर मैस ब्लैक होल 10 टू द पावर ऑफ 67 साल में इवेपोरेट होगा। एक सुपर मैसिव ब्लैक होल 10 टू द पावर ऑफ 100 साल में। उसके बाद नथिंग, हीट डेथ, यूनिवर्स एक कोल्ड डार्क एम्प्टी स्पेस बन जाएगा। मैक्सिमम एंट्रोपी, नो स्ट्रक्चर, नो एनर्जी ग्रेडियंट्स, नो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। यह डायरेक्शन है अगर डार्क एनर्जी कांस्टेंट रहती है। लेकिन अगर डार्क एनर्जी चेंज होती है, बिग रिप पॉसिबल है। डार्क एनर्जी इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि गैलेक्सीज, स्टार्स, प्लैनेट्स, एटम्स लिटरली टेयर अपार्ट। बिग क्रंच पॉसिबल है अगर डार्क एनर्जी रिवर्स होती है। या रॉजर पेनरोज की कॉन्फॉर्मल साइक्लिक कॉस्मोलॉजी, हर यूनिवर्स एक नए यूनिवर्स को जन्म देता है। CMB में पिछले यूनिवर्स के रेमनेंट्स के सर्कुलर पैटर्न्स। पेनरोज ने क्लेम किया है ऐसे पैटर्न्स मिले हैं। कंट्रोवर्शियल, लेकिन पेनरोज नोबेल लॉरिएट है और यह सीरियस आइडिया है। हम नहीं जानते यूनिवर्स का अंत कैसे होगा, लेकिन हम जानते हैं यह बदलेगा हमेशा के लिए। 2021 दिसंबर 25 जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप लॉन्च हुआ। नासा, ESA और CSA का जॉइंट मिशन, $6 मिलियन का टेलीस्कोप। इसे हबल का सक्सेसर कहते हैं, लेकिन यह हबल से कहीं ज्यादा पावरफुल है। इंफ्रारेड में देखता है, जिससे यूनिवर्स के अर्लीस्ट गैलेक्सीज को देखा जा सकता है। जब लाइट रेड शिफ्टेड होती है एक्सपैंड होते यूनिवर्स में, विजिबल लाइट इंफ्रारेड बन जाती है। JWST वो इंफ्रारेड लाइट पकड़ता है। 2022 में पहले रिजल्ट्स आए और वो सरप्राइजिंग थे, बहुत सरप्राइजिंग। कॉस्मोलॉजिस्ट को एक्सपेक्ट था अर्ली यूनिवर्स की गैलेक्सीज स्मॉल होंगी, यंग, इरेगुलर, जस्ट फॉर्मिंग। लेकिन JWST ने दिखाया अर्ली यूनिवर्स में 400, 500, 600 मिलियन ईयर्स आफ्टर बिग बैंग बड़ी गैलेक्सीज थी, मैच्योर गैलेक्सीज, जो स्टैंडर्ड मॉडल्स के हिसाब से इतनी जल्दी नहीं बनी होनी चाहिए थी। यह अनॉमली है। यह मॉडल्स को रिफाइन करने पर फोर्स करेगा। शायद डार्क मैटर की रोल अलग है, शायद इनिशियल कंडीशंस अलग थी, या शायद, और यह इंटरेस्टिंग पॉसिबिलिटी है, स्टैंडर्ड कॉस्मोलॉजिकल मॉडल इनकम्प्लीट है। JWST अभी भी ऑब्जर्व कर रहा है, डेटा आ रहा है, और हर नई ऑब्जर्वेशन कुछ आंसर करती है और नए क्वेश्चंस रेज करती है। यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप ESA का 2023 में लॉन्च, डार्क एनर्जी और डार्क मैटर मैप करने के लिए बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज ओवर 6 अरब लाइट ईयर्स। इसका डेटा यूनिवर्स की लार्ज स्केल स्ट्रक्चर को रिवील करेगा और ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स की एज के पास क्या हो रहा है यह दिखाएगा। इससे हमें ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के बाहर के इनडायरेक्ट क्लूज मिल सकते हैं। CMB क्वार्टर, नेक्स्ट जेनरेशन CMB ऑब्जर्वेटरी, डिक्स टेलीस्कोप्स, साउथ पोल में, चले में। यह CMB को अनप्रेसिडेंटेड डिटेल में मेजर करेगा, इन्फ्लेशन की एग्जैक्ट फिंगरप्रिंट्स खोजेगा, प्राइमोर्डियल ग्रेविटेशनल वेव्स की सिग्नेचर्स। अगर यह मिलती है, एटर्नल इन्फ्लेशन की पिक्चर और क्लियर होगी। रोमन स्पेस टेलीस्कोप नासा का इस डिकेड में लॉन्च होगा, डार्क एनर्जी को डायरेक्टली स्टडी करेगा, हबल टेंशन को एड्रेस करेगा। नैन्सी रोमन, फर्स्ट चीफ ऑफ एस्ट्रोनॉमी प्रोग्राम्स एट नासा, उनके नाम पर यह इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रही है। हर साल
ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के बाहर की पिक्चर थोड़ी और क्लियर होती है। 2015 सितंबर 14, 5:51 AM ईस्टर्न टाइम, LIGO लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटोरी, लिविंगस्टन लुइसियाना, हैनफर्ड वॉशिंगटन। दोनों डिटेक्टर्स ने एक सिग्नल डिटेक्ट किया। 0.2 सेकेंड्स, अचर्प। 1.3 अरब लाइट ईयर्स दूर दो ब्लैक होल्स मर्ज हुए थे। 30 और 36 सोलर मैसेस। उस मर्जर में थी 3 सोलर मैसेस प्योर एनर्जी में कन्वर्ट हुई ग्रेविटेशनल वेव्स के रूप में। 1.3 अरब साल ट्रैवल किया और 2015 में लाइगो तक पहुंचा। यह मोमेंट फिजिक्स हिस्ट्री में लैंडमार्क था। आइंस्टाइन ने 1916 में प्रेडिक्ट किया था। 100 साल बाद कंफर्म। 2017 में नोबेल प्राइज। ग्रेविटेशनल वेव्स क्यों इंपॉर्टेंट हैं ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के कॉन्टेक्स्ट में? क्योंकि ये लाइट नहीं है, ये स्पेस टाइम के रिपल्स हैं और CMB लाइट के रूप में बिग बैंग के 380,000 साल बाद की लिमिट है। उससे पहले यूनिवर्स ओपेक था, लाइट ट्रैवल नहीं कर सकती थी, लेकिन ग्रेविटेशनल वेव्स वो ट्रैवल कर सकती थी बिग बैंग के फर्स्ट मोमेंट से। अगर प्राइमोर्डियल ग्रेविटेशनल वेव्स हैं जो बिग बैंग के फर्स्ट सेकेंड्स में जनरेट हुई, तो वो आज भी एग्जिस्ट करती है। एक बैकग्राउंड, प्राइमोर्डियल ग्रेविटेशनल वेव बैकग्राउंड। और अगर हम इसे डिटेक्ट कर सकें तो हम बिग बैंग के और करीब देख सकते हैं। CMB वॉल के पीछे इन्फ्लेशन की एग्जैक्ट डायनामिक्स। यह लाइगो, लीसा और फ्यूचर डिटेक्टर्स का गोल है। लीसा ESA का स्पेस बेस्ड डिटेक्टर 2030s में मिलियंस ऑफ किलोमीटर्स की आर्म्स। यह लोअर फ्रीक्वेंसी ग्रेविटेशनल वेव्स डिटेक्ट करेगा जो सुपर मैसिव ब्लैक होल मर्जर्स और अर्ली यूनिवर्स से आती हैं। नैनोग्रेव पल्सर टाइमिंग अरे 2023 में ग्रेविटेशनल वेव बैकग्राउंड का स्ट्रॉन्ग एविडेंस। लो फ्रीक्वेंसी एवरीवेयर। इसके सोर्सेज अभी इन्वेस्टिगेट हो रहे हैं। सुपर मैसिव ब्लैक होल्स, कॉस्मिक स्ट्रिंग्स, अर्ली यूनिवर्स प्रोसेसेस हम नहीं जानते, लेकिन ये एक न्यू विंडो है यूनिवर्स को ऑब्जर्व करने की, जो लाइट ने यूज करती। यूनिवर्स की एक चैप्टर जो अक्सर मिस हो जाती है, डार्क एजेस। बिग बैंग के बाद जब फर्स्ट एटम्स बने 380,000 साल बाद CMB निकली और फिर डार्कनेस करीब 150 मिलियन साल तक। नो स्टार्स, नो गैलेक्सीज, बस हाइड्रोजन और हीलियम गैस। स्लोली कूलिंग, स्लोली एक्सपेंडिंग, डार्क। ये कॉस्मिक डार्क एजेस है। बोरिंग लगता है, लेकिन यह क्रूशल था। इस पीरियड में ग्रेविटी काम कर रही थी। क्वांटम फ्लक्चुएशंस जो इन्फ्लेशन ने मैग्नीफाई किए थे, सीड्स थे, स्लाइटली डेंसर रीजन्स। ग्रेविटी की वजह से और डेंसर होती गई, गैस क्लम्प होने लगा, क्लाउड्स बनी। और जब क्लाउड्स काफी डेंस हो गई, न्यूक्लियर फ्यूजन शुरू हुई। पहले स्टार्स, यूनिवर्स में पहली रोशनी करीब 200 मिलियन ईयर्स आफ्टर बिग बैंग। इन्हें पॉपुलेशन 3 स्टार्स कहते हैं। यह स्टार्स हमारे स्टार्स से बहुत अलग थे, बहुत मैसिव। कुछ 1000 सोलर मैसेस, बहुत ब्राइट, लेकिन शॉर्ट लिव्ड, मिलियंस ऑफ ईयर्स। फिर एक्सप्लोड, सुपरनोवाए। और उन सुपरनोवाए ने फर्स्ट टाइम हेवी एलिमेंट्स स्प्रेड किए। कार्बन, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, आयरन। बिग बैंग ने सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम बनाए थे। हेवी एलिमेंट्स स्टार्स में बने। न्यूक्लियर फ्यूजन और सुपरनोवा एक्सप्लोजन्स ने उन्हें स्पेस में स्प्रेड किया। वो एलिमेंट्स अगली जनरेशन के स्टार्स में गए, प्लैनेट्स में गए और इवेंचुअली तुम्हारे शरीर में, तुम्हारे ब्लड में आयरन, तुम्हारी बोन्स में कैल्शियम, तुम्हारे DNA में कार्बन। ये सब एंशिएंट डेड स्टार्स के रेमिनेंट्स हैं। लिटरली तुम स्टारलाइट से बने हो। ये पोएटिक नहीं है, ये न्यूक्लियर केमिस्ट्री है। वी हैव नॉट येट डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड पॉपुलेशन 3 स्टार्स। जेम्स वेब की एक मेजर गोल यही है, उनके सिग्नल्स खोजना, यूनिवर्स की उस फर्स्ट लाइट को देखना। कॉस्मिक वेब की बात करते हैं। जब हम लार्ज स्केल स्ट्रक्चर देखते हैं यूनिवर्स में, तो एक पैटर्न दिखता है। गैलेक्सीज क्लस्टर्स में हैं, क्लस्टर्स फिलामेंट्स में कनेक्टेड हैं, फिलामेंट्स शीट्स बनाते हैं और इन सब के बीच
बड़े बड़े एम्प्टी रीजन्स, वॉइड्स, कॉस्मिक वॉइड्स, बोर्टिस वॉइड 1981 में डिस्कवर हुई। डायमीटर 250 to 330 मिलियन लाइट ईयर्स। ये एक रीजन है जिसमें ऑलमोस्ट कोई गैलेक्सी नहीं है, एक या दो हैं, लेकिन वो एक्सपेक्टेड से बहुत कम है। इस वॉइड में अगर कोई सिविलाइजेशन होती और वो स्काई देखती तो रात में बहुत कम स्टार्स होते, बहुत कम गैलेक्सीज, एक मच डार्कर स्काई। और वो सिविलाइजेशन अगर अपने ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स को देखती तो मैटर डिस्ट्रीब्यूशन बहुत डिफरेंट दिखती, स्पार्स, एम्प्टी। जबकि हम लानियाकिया सुपर क्लस्टर में सराउंडेड बाय स्ट्रक्चर, हमारा पर्सपेक्टिव यूनिवर्स का रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। हम एक रिलेटिवली डेंस रीजन में हैं, कॉस्मिक वेब के एक फिलामेंट के पास, और एक वॉइड में रहने वाली सिविलाइजेशन, उनका ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स कंप्लीटली डिफरेंट एक्सपीरियंस होगी। यह रिमाइंड करता है हम जो देखते हैं वो कंप्लीट पिक्चर नहीं है। ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के बाहर स्ट्रक्चर अलग है, मे बी डेंसर, मे बी स्पार्सर, मे बी कंप्लीटली डिफरेंट पैटर्न्स, हम नहीं जानते। हर बार जब तुम स्काई देखते हो तुम टाइम मशीन में हो। यह फिगरेटिव नहीं है, लिटरल है। सन, जो सन तुम देख रहे हो वो 8 मिनट्स पुराना है। अगर सन अभी ब्लिंक आउट हो जाए हमें 8 मिनट्स बाद पता चलेगा। मून ऑन विर्गुल 3 सेकंड पुरानी। प्रोक्सिमा सेंटोरी सबसे नियर स्टार 4,2 साल पुरानी। जब तुम प्रोक्सिमा सेंटोरी देखते हो तुम 4,2 साल पीछे देख रहे हो। एंड्रोमेडा गैलेक्सी 2,5 मिलियन साल, जब प्रीहिस्टोरिक ह्यूमंस थे, जब पहले होमो सेपियंस थे, वो लाइट तब निकली थी। वर्गो क्लस्टर 65 मिलियन साल, जब डायनासोर्स थे। क्वेजर्स बिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स। अर्ली यूनिवर्स CMB 13.8 अरब साल, यूनिवर्स की शुरुआत। स्काई एक टाइम मशीन है, हर स्टार एक डिफरेंट एरा का पोस्टकार्ड, और यह स्ट्रेंज आइडिया है। जो सन तुम देखते हो वो 8 मिनट्स पुराना सन है। प्रेजेंट मोमेंट का सन अभी एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन हम उसे नहीं देख सकते। हम हमेशा पास्ट देख रहे हैं, और ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स की एज पर CMB 13.8 अरब साल पुरानी लाइट, उसके आगे हम लाइट से नहीं देख सकते। उससे पहले यूनिवर्स ओपेक था, तो हमारी टाइम मशीन उस वॉल पर रुक जाती है। लेकिन उस वॉल से पहले भी यूनिवर्स था। इन्फ्लेशन थी, क्वांटम फ्लक्चुएशंस थे, प्री बिग बैंग कंडीशंस। हम उन्हें लाइट से नहीं देख सकते, लेकिन ग्रेविटेशनल वेव्स से शायद वो वॉल को क्रॉस करती है, और वो स्टोरी बताएंगी जो लाइट कभी नहीं बता सकती। एक थॉट जो अनसेटलिंग है और ऑनेस्ट है। अगर इटर्नल इन्फ्लेशन सच है, अगर बबल मल्टीवर्स है, तो हर बबल यूनिवर्स दूसरे से फॉरएवर आइसोलेटेड है। कोई सिग्नल नहीं, कोई लाइट नहीं, कोई कनेक्शन नहीं, हमेशा के लिए। यह एक कॉस्मिक लोनलीनेस है। अगर उन बबल्स में सिविलाइजेशंस हैं, वो भी यही सोच रही होंगी, क्या और भी कोई है? और जवाब हां, लेकिन वो जवाब कभी रीच नहीं करेगा। ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के अंदर यही सिचुएशन है। बहुत दूर की गैलेक्सीज जो अभी हमारे होराइजन से बाहर हो गई हैं, उनकी सिविलाइजेशंस अगर हैं, हम उन तक कभी नहीं पहुंच सकते। यह आइसोलेशन रियल है, फंडामेंटल। फिजिक्स ने इसे एनफोर्स किया है, डार्क एनर्जी ने, लाइट की स्पीड लिमिट ने, यूनिवर्स के एक्सपेंशन ने। लेकिन यह थॉट भी है जो हम ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में ऑब्जर्व कर सकते हैं। वो भी इतना वास्ट है, 2 ट्रिलियन गैलेक्सीज, हर गैलेक्सी में एवरेज 100 अरब स्टार्स, हर स्टार के अराउंड शायद प्लैनेट्स। ये एक्सप्लोर करने के लिए एक सिविलाइजेशन को कितना टाइम चाहिए? बहुत, अनंत। शायद ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स इटसेल्फ इनफ है। अगर हम एक्सप्लोर करना चाहें, एक मोमेंट के लिए रुकते हैं और वो लिस्ट करते हैं जो हम एक्चुअली जानते हैं, कंफर्म्ड, मेजर्ड, एस्टैब्लिश्ड। यह डेटा है। एक ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का डायमीटर 93 अरब लाइट ईयर्स, प्लैंक सैटेलाइट मेजरमेंट्स। कंफर्म्ड 2,
यूनिवर्स फ्लैट है, कर्वेचर 0.4% से कम, प्लैंक डेटा कॉन्फर्म्ड। 3 यूनिवर्स का एक्सपेंशन एक्सेलरेटिंग है, सुपरनोवा मेजरमेंट्स, नोबेल प्राइज 2011 कन्फर्म्ड। 4 डार्क एनर्जी 68%, डार्क मैटर 27%, नॉर्मल मैटर 5%, मल्टीपल इंडिपेंडेंट मेजरमेंट्स कन्फर्म्ड। 5 ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में 2 ट्रिलियन गैलेक्सीज 2019 क्रिस्टोफर कॉन्सेलिस एट एल कन्फर्म्ड। 6 कॉस्मिक इन्फ्लेशन हुई, CMB फ्लैटनेस, होमोजेनिटी एंड फ्लक्चुएशन स्पेक्ट्रम कन्फर्म्ड। 7 CMB में अनोमलीज हैं, कोल्ड स्पॉट, एक्सिस ऑफ ईवल, प्लैंक 2013-2018 कन्फर्म्ड एनोमली, एक्सप्लेनेशन अनक्लियर। 8 हबल, टेंशन रियल है, 5 सिग्मा डिस्क्रिपेंसी कन्फर्म्ड, एक्सप्लेनेशन अननोन। 9 ग्रेविटेशनल वेव्स एग्जिस्ट करती हैं, लाइगो 2015, नोबेल प्राइज 2017 कन्फर्म्ड। 10 बिग बैंग के 380,000 साल बाद से पहले हम लाइट से नहीं देख सकते, CMB इज द फोटोन वॉल कन्फर्म्ड। ये कन्फर्म्ड फैक्ट्स हैं। इनसे जो कंक्लूजन्स निकलते हैं, ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स से बाहर और यूनिवर्स है, यह हाई कॉन्फिडेंस कंक्लूजन है। फ्लैट यूनिवर्स प्लस कॉस्मोलॉजिकल प्रिंसिपल, ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के बाहर बाय मैटर और स्ट्रक्चर है। यह करंट कॉस्मोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग का डायरेक्ट इंप्लीकेशन है। यहां एक अजीब जगह है जहां साइंस और फिलॉसफी मिलते हैं। ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के बाहर, डायरेक्टली अनऑब्जर्वेबल, इसका मतलब हम सर्टेन नहीं हो सकते, लेकिन हम कंप्लीटली इग्नोरेंट भी नहीं है। मैथमेटिक्स हमें गाइड करती है, इक्वेशंस हमें लिमिट करती है, इनडायरेक्ट एविडेंस हमें इन्फॉर्म करती है। यह एक इंटरेस्टिंग एपिस्टेमोलॉजिकल पोजीशन है। एपिस्टेमोलॉजी, द स्टडी ऑफ नॉलेज। हम क्या जान सकते हैं, कैसे जान सकते हैं? ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स इज एनोकिस्या, यह हमारी नॉलेज की फंडामेंटल लिमिट है, लाइट की स्पीड से इंपोज्ड, यूनिवर्स की एज से इंपोज्ड। यह आर्बिट्रेरी नहीं है, यह फिजिकल लिमिट है। और इसका मतलब कुछ क्वेश्चंस के जवाब हम कभी डायरेक्टली नहीं जान सकते। ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के बाहर रियली क्या है? मल्टीवर्स है, कितने यूनिवर्सेस हैं, फिजिक्स कांस्टेंट्स वहां सेम है। ये क्वेश्चंस शायद परमानेंटली बियॉन्ड एम्पिरिकल रीच, लेकिन और यह पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब यह नहीं कि उन क्वेश्चंस का कोई आंसर नहीं है। आंसर हो सकता है, हम बस नहीं जान सकते। यह ह्यूमिलिटी है, साइंटिफिक ह्यूमिलिटी, जो एक्नॉलेज करती है हमारी नॉलेज फाइनाइट है, यूनिवर्स इन्फिनिट है, और उस गैप में बहुत कुछ है जो हम नहीं जानते। ब्लेज पास्कल, 17th सेंचुरी, मैथमेटिशियन, फिजिसिस्ट, फिलोसोफर, उन्होंने लिखा, मैन इज बट अ रीड, द मोस्ट फीबल थिंग इन नेचर, बट ही इज अ थिंकिंग रीड। हम कमजोर हैं यूनिवर्स के सामने, इन्फिनिटेसिमली स्मॉल, लेकिन हम सोचते हैं, और वो थिंकिंग, वो वंडर, वो क्यूरियोसिटी, यह हमें कुछ ऐसा देती है जो साइज नहीं दे सकता। अंडरस्टैंडिंग, या कम से कम अंडरस्टैंडिंग की दिशा में मूवमेंट। पार्ट 23, समरी। ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के बाहर क्या है? तो आखिरकार ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के बाहर क्या है? यह जवाब है जो कंफर्म्ड है, अधिक यूनिवर्स, मोर मैटर, मोर गैलेक्सीज, मोर स्ट्रक्चर। ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के बाहर भी यूनिवर्स कंटिन्यूस। फ्लैट जियोमेट्री और कॉस्मोलॉजिकल प्रिंसिपल से यह हाई कॉन्फिडेंस से कहा जा सकता है। जो प्रोबेबल है, ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स को अफेक्ट करने वाले स्ट्रक्चर्स, डार्क फ्लो, अगर रियल है, यही सजेस्ट करता है। हबल टेंशन, कुछ मिसिंग है जो शायद वहां से आता है। CMB एनोमलीज, शायद आउटसाइड इन्फ्लुएंस के मार्क्स, जो स्पेकुलेटिव है लेकिन मैथमेटिकली मोटिवेटेड। इटर्नल इन्फ्लेशन के बबल यूनिवर्सेस, स्ट्रिंग लैंडस्केप के 10 to the power of 500 वेरिएंट्स, इन्फिनिट कॉपीज ऑफ एवरीथिंग, और जो परमानेंटली अननोन हो सकता है। डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, कॉन्फर्मेशन, सर्टेनिटी। ये ऑनेस्ट समरी है। साइंस यही करती है, जो जानती है कंफर्म करती है,
जो नहीं जानती एक्सप्लोर करती है, जो कभी नहीं जान सकती एक्नॉलेज करती है, और फिर भी आगे बढ़ती है। वापस आते हैं उस कमरे में, तुम जहां हो इस मोमेंट में। तुम्हारी आंखें स्क्रीन पर हैं, शायद रात है, शायद सुबह होने वाली है। तुम्हारे आसपास सब कुछ स्टिल है। तुम्हारी कॉफी शायद ठंडी हो गई है, तुम्हारा रूम क्वाइट है, और अभी इसी मोमेंट में तुम एक बबल में हो, 93 अरब लाइट ईयर्स चौड़े, जो एक इन्फिनिट या कम से कम अनइमेजिनेबली लार्ज यूनिवर्स का एक छोटा हिस्सा है, जो शायद अनगिनत दूसरे बबल से घिरा है, जो हर डायरेक्शन में एक्सटेंड्स करता है हमेशा। तुम नहीं देख सकते उन बबल्स को, तुम नहीं फील कर सकते उस इन्फिनिटी को। तुम्हारी कॉफी अभी भी कप में है, तुम्हारी हार्ट अभी भी बीट कर रही है, तुम्हारा ब्रेन अभी भी प्रोसेस कर रहा है, और यही सबसे स्ट्रेंज फैक्ट है। इस सारे वास्टनेस में, इस इन्फिनिट साइलेंस में, इन दिस कॉस्मिक इंडिफरेंस, तुम हो, सोच रहे हो, क्वेश्चन कर रहे हो, वंडर कर रहे हो। एटम्स जो स्टार्स में बने, एक शेप में अरेंज होकर उस यूनिवर्स के बारे में सोच रहे हैं, जिसका वो हिस्सा है। कार्ल सगन ने कहा था, वी आर अ वे फॉर द कॉस्मोस टू नो इटसेल्फ। हम वो तरीका है जिससे कॉस्मोस खुद को जानता है। ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के पार जो है, शायद हम कभी नहीं जानेंगे, लेकिन यह जानना चाहना, यह सवाल पूछना, यह एक्सप्लोर करना, यह खुद एक काइंड ऑफ लाइट है जो उस डार्क में जाती है। कहां तक पहुंचती है हम नहीं जानते, लेकिन यह जाती है। यह रियल है, यह तुम हो इस इन्वेस्टिगेशन में। अभी ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के बाहर की बात करते हुए एक और फंडामेंटल मिस्ट्री एड्रेस करनी होगी। डार्क मैटर, यूनिवर्स का 27%, जो हम देख नहीं सकते, लेकिन जिसके बिना ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स ऐसा नहीं होता जैसा है। 1933 फ्रिट्ज ज़्विकी, स्विस एस्ट्रोनॉमर, कोमा क्लस्टर ऑफ गैलेक्सी स्टडी कर रहे थे। उन्होंने गैलेक्सीज की ऑर्बिटल स्पीड मेजर की और एक प्रॉब्लम मिली। गैलेक्सीज जितनी तेजी से ऑर्बिट कर रही थीं, उसके लिए जितना मैस चाहिए था, वो विजिबल मैटर से बहुत ज्यादा था। कुछ मिसिंग था। ज़्विकी ने इसे डंकल मटीरी कहा, डार्क मैटर, लेकिन उस वक्त किसी ने सीरियसली नहीं लिया। 1970s, वेरा रूबिन, कार्नेगी इंस्टीट्यूशन, शी मेजर्ड रोटेशन कर्व्स ऑफ स्पाइरल गैलेक्सीज, एंड्रोमेडा। और दूसरी थ्योरी कहती थी गैलेक्सी के आउटर रीजन्स में स्टार्स इनर रीजन से स्लो मूव करें, जैसे सोलर सिस्टम में आउटर प्लैनेट स्लो होते हैं, मर्क्यूरी फास्ट, नेपट्यून स्लो। लेकिन वेरा रूबिन ने जो मेजर किया, आउटर स्टार्स इनर स्टार्स जितनी तेजी से ऑर्बिट कर रहे थे, फ्लैट रोटेशन कर्व, यह न्यूटन और आइंस्टाइन दोनों से अनएक्सपेक्टेड था। एक्सप्लेनेशन, डार्क मैटर एक इनविजिबल मैस गैलेक्सी को सराउंड करती है। डार्क मैटर हेलो, जो विजिबल मैटर से बहुत बड़ा है, और यह कंफर्म हुआ मल्टीपल इंडिपेंडेंट वेज से। ग्रेविटेशनल लेंसिंग, जब लाइट मैसिव ऑब्जेक्ट्स के पास से गुजरती है, बेंड होती है। आइंस्टाइन ने प्रिडिक्ट किया। 1919 में कंफर्म हुआ, जब एस्ट्रोनॉमर्स ने देखा मैसिव गैलेक्सी क्लस्टर्स के पीछे की लाइट बेंड हो रही है, और वो बेंडिंग विजिबल मैस से ज्यादा मास इंडिकेट करती है। डार्क मैटर का ग्रेविटेशनल इफेक्ट। बुलेट क्लस्टर, 2 गैलेक्सी क्लस्टर्स कोलाइड हुए, नॉर्मल मैटर गैस स्लो हो गया कोलिजन से, लेकिन डार्क मैटर पास थ्रू हो गया, इंटरैक्ट नहीं किया। ग्रेविटेशनल लेंसिंग ने डार्क मैटर को अलग मैप किया, नॉर्मल मैटर से अलग लोकेशन पर। यह डायरेक्ट एविडेंस था, डार्क मैटर है, रियल है, लेकिन क्या है हम नहीं जानते। विम्प्स, वीकली इंटरैक्टिंग मैसिव पार्टिकल्स, एक्सियंस, प्राइमोर्डियल ब्लैक होल्स, स्टेराइल न्यूट्रिनोस, डेकेड्स ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। Xenon detector, underground, Italy, LHC CERN, no direct detection, still unknown. Observable universe के बाहर dark matter भी है, same ratio, 27%, forming same structures, cosmic web का invisible skeleton, halo around galaxies. और यह dark matter हम देख नहीं सकते, बस उसका gravitational effect. यह पैटर्न ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स से बाहर भी कंटिन्यूस, हर डायरेक्शन में, हमेशा।
1986 एक टीम ऑफ एस्ट्रोनॉमर्स, 7 सैमुराई, सैंड्रा फेबर, डेविड बर्स्टीन, रॉजर डेविस और अदर्स, वो एलिप्टिकल गैलेक्सीज को स्टडी कर रहे थे, डिस्टेंसेस मेजर कर रहे थे, और उन्होंने कुछ नोटिस किया। हमारी मिल्की वे और लोकल ग्रुप और आसपास की हजारों गैलेक्सीज एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव कर रही है, सेंटोरस कॉन्स्टेलेशन की तरफ, 700 किलोमीटर पर सेकेंड। यह पिक्यूलियर वेलोसिटी है हबल एक्सपेंशन के ऊपर, और कुछ उन्हें खींच रहा था, और वो जो था वो दिख नहीं रहा था, क्योंकि ये जोन ऑफ अवॉइडेंस में था, मिल्की वे के सेंटर के पीछे। हमारी अपनी गैलेक्सी, स्टार्स, डस्ट, गैस और इतने थिक हैं वहां कि विजिबल लाइट से उस रीजन को देखना इम्पॉसिबल है। इसे ग्रेट अट्रैक्टर कहा। एक मैसिव कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मैस, अप्रोक्सीमेटली 250 मिलियन लाइट ईयर्स दूर। एक्सरे ऑब्जर्वेशंस ने जो डस्ट को क्रॉस कर सकती है, कुछ रिवील किया। नॉर्मा क्लस्टर, एक मैसिव गैलेक्सी क्लस्टर, ग्रेट अट्रैक्टर का सेंटर, लेकिन उसका मैस खिंचाव को फुली एक्सप्लेन नहीं करता था, और इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यूड। शैप्ली सुपर क्लस्टर, 650 मिलियन लाइट ईयर्स दूर, ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का सबसे मैसिव कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मैस, यह भी कंट्रीब्यूट कर रहा था। और फिर 2017 में एक नई डिस्कवरी, डीप पोल रिपेलर। जस्ट एज देयर आर रीजन्स दैट अट्रैक्ट, एक मैसिव वॉइड रिपेल करता है, पुश करता है। कॉस्मिक वॉइड्स, लो डेंसिटी रीजन्स एक्सपैंड फास्टर, और वो हमें पुश कर रहे हैं ग्रेट अट्रैक्टर की तरफ। तो हम मूव कर रहे हैं ग्रेट अट्रैक्टर की पुल से, डिपोल रिपेलर की पुश से, दोनों मिलकर। ये करंट अंडरस्टैंडिंग है, और ये सब विद इन ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स। लेकिन यह क्वेश्चन रिमेन्स, क्या ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के बाहर भी ऐसे मैसिव स्ट्रक्चर्स हैं जो हमें अफेक्ट कर रहे हैं, जो हम कभी डायरेक्टली नहीं देखेंगे? डार्क फ्लो सजेस्ट करता है हां। 2014 और ब्रेंट टली और टीम, यूनिवर्सिटी ऑफ हवाई, उन्होंने एक नई डिस्कवरी अनाउंस की और उसे एक नाम दिया, लनियाकिया। हवाईयन में इमेजरेबल हेवन, यह हमारा सुपर क्लस्टर है। मिल्की वे जिस सुपर क्लस्टर में है, लनियाकिया, 500 मिलियन लाइट ईयर्स डायमीटर, 100,000 से ज्यादा गैलेक्सीज, टोटल मैस 10 to the power of 17 सोलर मैसेस। ये कैसे डिफाइन किया? वेलोसिटी फ्लोज, गैलेक्सीज की पिक्यूलियर वेलोसिटीज, हबल एक्सपेंशन के ऊपर। जो गैलेक्सीज एक शेयर्ड ग्रेविटेशनल बेसिन में हैं, वो एक दिशा में फ्लो करती है, उस बेसिन के सेंटर की तरफ। लानियाकिया में सब गैलेक्सीज ग्रेट अट्रैक्टर की तरफ फ्लो करती है, जो लानियाकिया का अप्रोक्सीमेट सेंटर है, और लानियाकिया के बाउंड्री पर फ्लो बदल जाती है दूसरे सुपर क्लस्टर की तरफ। यह हमारा कॉस्मिक एड्रेस है। अर्थ, सोलर सिस्टम, मिल्की वे गैलेक्सी, लोकल ग्रुप, विर्गो क्लस्टर के एज पर, लानियाकिया सुपर क्लस्टर, ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स, और उससे परे यह एड्रेस इन्फिनिट एड्रेस के एक स्मॉल पार्ट की तरह है। जिप कोड इन अ जिप कोड इन अ जिप कोड, और ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स बस एक जिप कोड, वास्ट लेकिन फाइनाइट कंपेयर टू व्हाट्स आउटसाइड। और लानियाकिया के नेबर्स हैं पर्सियस पाइसिस सुपर क्लस्टर, कोमा सुपर क्लस्टर, शैप्ली सुपर क्लस्टर। ये सब ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के अंदर हैं, और इनके पैटर्न्स ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के बाहर भी कंटिन्यू करते हैं। ये एस्टैब्लिश्ड है। स्पेस, एम्प्टी स्पेस, तुम्हें लगता है खाली, नथिंग, लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स कहती है यह रॉन्ग है, बिल्कुल रॉन्ग। एम्प्टी स्पेस, क्वांटम वैक्यूम एक्चुअली बहुत बिजी है। वर्चुअल पार्टिकल्स कॉन्स्टेंटली अपीयर और डिसअपीयर होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर, पॉप इनटू एग्जिस्टेंस, एनाइलेट, डिसअपीयर नैनो सेकंड्स में। यह हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की वजह से है। डेल्टा ई टाइम्स डेल्टा टी ग्रेटर देन और इक्वल टू h बार ओवर 2। एनर्जी और टाइम का अनसर्टेनिटी रिलेशन। अगर टाइम इंटरवल बहुत स्मॉल हो तो एनर्जी अनसर्टेनिटी बहुत लार्ज हो सकती है, और वो एनर्जी मैटर में कन्वर्ट हो सकती है टेम्पोरली। ये कंफर्म्ड है। कैसिमिर इफेक्ट, दो पैरेलल मेटल प्लेट्स
वेरी क्लोज, वैक्यूम में। इनके बीच एक फोर्स है, अट्रैक्टिव। यह फोर्स वर्चुअल पार्टिकल्स की वजह से है। प्लेट्स के बीच कुछ वेवलेंथ्स फिट नहीं होती, आउटसाइड सब वेवलेंथ्स अवेलेबल। प्रेशर डिफरेंस, फोर्स मेजर्ड, कंफर्म्ड। क्वांटम वैक्यूम रियल है और इस क्वांटम वैक्यूम में डार्क एनर्जी का कनेक्शन है। वैक्यूम एनर्जी, क्वांटम फील्ड थ्योरी प्रिडिक्ट करती है वैक्यूम में एनर्जी है, 0 पॉइंट एनर्जी, और यह एनर्जी कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट को कंट्रीब्यूट करती है। लेकिन कैलकुलेशन और ऑब्जर्वेशन में 10 टू द पावर ऑफ 120 का डिस्क्रेपेंसी है। दिस इज द कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट प्रॉब्लम। फिजिक्स की वर्स्ट प्रिडिक्शन, 120 ऑर्डर्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ। यह अनसॉल्व्ड है। ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के बाहर सेम क्वांटम वैक्यूम है, सेम वर्चुअल पार्टिकल्स, सेम 0 पॉइंट एनर्जी, और शायद डिफरेंट वैल्यूज ऑफ वैक्यूम एनर्जी डिफरेंट बबल यूनिवर्सेस में। स्ट्रिंग लैंडस्केप के डिफरेंट वाक्वा, हर बबल में डिफरेंट एनर्जी डेंसिटी, डिफरेंट डार्क एनर्जी, डिफरेंट एक्सपेंशन रेट, डिफरेंट फेट। हमने डिस्कस किया कि यूनिवर्स फ्लैट है, लेकिन फ्लैट का मतलब सिर्फ कर्वेचर इक्वल्स 0 नहीं है। फ्लैट यूनिवर्स की टोपोलॉजी अलग हो सकती है। टोपोलॉजी वो है जो ज्योमेट्री से इंडिपेंडेंट है। एक डोनट टोरॉइडल सरफेस फ्लैट हो सकती है, कर्वेचर इक्वल्स 0, लेकिन उसकी टोपोलॉजी स्फीयर से अलग है। डोनट पे चलते रहो एक डायरेक्शन में, इवेंचुअली वापस आओगे। ये फाइनाइट है लेकिन एज नहीं है। क्या यूनिवर्स ऐसी टोपोलॉजी में हो सकती है? फाइनाइट, एजलेस, फ्लैट, जैसे एक 3D डोनट या एक 3D क्लाइन बॉटल या दूसरे एग्जॉटिक टोपोलॉजीज। अगर यूनिवर्स की टोपोलॉजी पीरियोडिक है तो एक डायरेक्शन में बहुत दूर जाओ, वापस वही आ जाओगे, एंड स्काई में सेम गैलेक्सी मल्टीपल टाइम्स दिखेगी, डिफरेंट डायरेक्शंस में, डिफरेंट एजेस में, सर्कल्स इन द CMB, मैचिंग पैटर्न्स ऑपोजिट डायरेक्शंस में। एस्ट्रोनॉमर्स ने इसे सर्च किया है। जॉन पियर लुमिने और टीम 2003 में डोडेकाहेड्रल यूनिवर्स, टेंटेटिव एविडेंस ऑफ मैचिंग सर्कल्स, लेकिन प्लैंक डेटा ने कंक्लूसिव एविडेंस नहीं दिया। यह ओपन क्वेश्चन है। अगर यूनिवर्स पीरियोडिक टोपोलॉजी है तो ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के बाहर कॉपीज है हमारे यूनिवर्स की, लिटरल कॉपीज, सेम गैलेक्सीज, सेम पैटर्न्स, और उन कॉपीज में हम हैं डिफरेंट एजेस में। यह माइंड बेंडिंग पॉसिबिलिटी है। डेटा अभी कंक्लूसिव नहीं है, लेकिन यह टेस्टेबल है। फ्यूचर CMB एक्सपेरिमेंट्स, बेटर रेजोल्यूशन शायद आंसर देंगे। एक लास्ट फ्रंटियर जो सबसे फंडामेंटल है, बिग बैंग से पहले क्या था और ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स से पहले? स्टैंडर्ड मॉडल का सिंपल आंसर, यह क्वेश्चन मीनिंगलेस है। टाइम बिग बैंग के साथ शुरू हुआ। बिफोर बिग बैंग बीन मीनिंगलेस। जैसे नॉर्थ पोल के नॉर्थ क्या है? नॉर्थ पोल बाउंड्री है, उससे आगे नॉर्थ नहीं जा सकते। बिग बैंग भी टाइम बाउंड्री है, लेकिन यह सिंपल आंसर सेटिस्फाइंग नहीं है और कुछ थ्योरीज इसे डिफरेंटली एड्रेस करती हैं। हार्टले हॉकिंग स्टेट, जेम्स हार्टले और स्टीफन हॉकिंग, 1983। यूनिवर्स की वेव फंक्शन, नो बाउंड्री। टाइम स्मूथली बिकम्स स्पेस नियर द बिग बैंग, like south direction becoming east near south pole. No beginning, just a different geometry. Loop quantum cosmology, Lee Smolin और अभय अष्टेकार. Quantum gravity effects at Planck scale. Big Bang एक बिग बाउंस है। एक कोलैप्सिंग यूनिवर्स ने एक मिनिमम वॉल्यूम रीच किया। क्वांटम इफेक्ट्स ने कोलैप्स को हॉल्ट किया और एक्सपेंशन शुरू हुई। हमारा बिग बैंग पिछले यूनिवर्स का बिग बाउंस, और उससे पहले और यूनिवर्स साइक्लिक, हमेशा। स्ट्रिंग गैस कॉस्मोलॉजी, रॉबर्ट ब्रैंडनबर्गर और कुमरुन वाफा। स्ट्रिंग्स इन अर्ली यूनिवर्स, स्मॉल कॉम्पैक्ट डिमेंशन से हुई। स्ट्रिंग इंटरैक्शंस ने एक्सपेंशन ड्राइव किया। प्री बिग बैंग स्टेट था। और एक पायरोटिक यूनिवर्स, पॉल स्टाइनहार्ट और नील टुरॉक। दो पैरेलल ब्रेन्स हायर डिमेंशंस में कोलाइड हुई।
वो कोलिजन बिग बैंग था, और ये पीरियोडिक है। ब्रेन्स कोलाइड, एक्सपैंड, कॉन्ट्रैक्ट, कोलाइड अगेन, हमेशा। इन ऑल दीज मॉडल्स ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के बाहर का कॉन्सेप्ट और ब्रॉडर हो जाता है, न सिर्फ स्पेस में बाहर, टाइम में भी बाहर। अदर यूनिवर्सेस, अदर एराज, अदर साइकिल्स। ये कंफर्म्ड नहीं है, ये स्पेकुलेटिव है, लेकिन ये सीरियस फिजिक्स है, और ये ऑनेस्ट अटेम्प्ट है उस क्वेश्चन का आंसर देने का जो हमें हमेशा से परेशान करता है। ये सब कहां से आया? एक मोमेंट, बस नंबर्स। ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में 2 ट्रिलियन गैलेक्सीज, 2 ट्रिलियन। हर गैलेक्सी में एवरेज 100 अरब स्टार्स, 100 बिलियन। टोटल स्टार्स इन ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स 2 × 10⁻³ पावर 200 क्विंटिलियन। यह अर्थ के सब बीचेस पर सब रेत के कणों से ज्यादा है। और इनमें से कितने स्टार्स के अराउंड प्लैनेट्स हैं? रीसेंट एस्टिमेट्स, मोस्ट स्टार्स, एवरी स्टार ऑन एवरेज, सो 2 × 10⁻³ पावर प्लैनेट्स रफली। और उनमें से कितने हैबिटेबल जोन में हैं? कंजर्वेटिव एस्टिमेट 10%, 2 × 10⁻22 पोटेंशियली हैबिटेबल प्लैनेट्स ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में। यह अकेले सिर्फ ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स, जो असली यूनिवर्स का एक टाइनी पार्ट है। अगर यूनिवर्स इन्फिनिट है, इन्फिनिट प्लैनेट्स, अगर यूनिवर्स जस्ट 100 टाइम्स लार्जर देन ऑब्जर्वेबल, तो वॉल्यूम 10⁻6 टाइम्स बड़ा, प्लैनेट्स 10⁻6 टाइम्स ज्यादा। यह अकल्पनीय है। ह्यूमन ब्रेन इसे प्रोसेस नहीं कर सकता। हम इवॉल्व हुए सवानास में, स्मॉल ट्राइब्स में, नंबर्स 100 से ज्यादा। हमारे एंसेस्टर्स को रेयरली डील करना पड़ता था। 10⁻23 यह हमारे इंट्यूशन के लिए बना नहीं, और इसीलिए मैथमेटिक्स वो लैंग्वेज है जो इन स्केल्स को हैंडल कर सकती है। जहां ह्यूमन इंट्यूशन फेल करता है, इक्वेशंस सक्सीड करती हैं, और इक्वेशंस कहती हैं ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स से बाहर और भी है बहुत, इन्फिनिटली। तो इस सब का क्या मतलब है तुम्हारे लिए, मेरे लिए? हम एक प्लैनेट पर हैं जो एक स्टार के अराउंड ऑर्बिट कर रही है, जो एक गैलेक्सी के एक आर्म में है, जो एक सुपर क्लस्टर के एज पर है, जो एक ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में है, जो शायद एक इन्फिनिट यूनिवर्स का एक बबल है। ये ग्रैंड स्केल, इसे फील करना इंपॉसिबल है, लेकिन ये रियल है। और जब हम इसे सीरियसली कंसिडर करते हैं, कुछ पर्सपेक्टिव्स शिफ्ट होते हैं। जो चीजें इंपॉर्टेंट लगती थीं, कभी कभी लेस इंपॉर्टेंट लगने लगती हैं। जो चीजें स्मॉल लगती थीं, एक्चुअली वास्ट है। ये ट्रिवियल ऑब्जर्वेशन नहीं है, ये एक फंडामेंटल रीओरिएंटेशन है। कार्ल सगान, पेल ब्लू डॉट, 1990, वॉयेजर 1, 6 बिलियन किलोमीटर्स दूर से अर्थ की फोटो, एक पेल ब्लू डॉट अगेंस्ट द वास्टनेस ऑफ स्पेस। सगान ने लिखा, आवर प्लैनेट इज अ लोनली स्पेक इन द ग्रेट एनवेलपिंग कॉस्मिक डार्क। लोनली स्पेक। और फिर उन्होंने कहा, यह हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अंडरलाइन करता है एक दूसरे के साथ, इस प्लैनेट के साथ, क्योंकि वह इन द ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स, ये पेल ब्लू डॉट हमारा एकमात्र घर है, और ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के बाहर हम कभी नहीं जा सकते। ये सोबरिंग है, लेकिन यह ऑल्सो ब्यूटीफुल है कि इस वास्ट इनडिफरेंट यूनिवर्स में हम हैं, अवेयर, क्यूरियस, आस्किंग। और ये अवेयरनेस, ये क्यूरियोसिटी, ये आस्किंग, ये यूनिवर्स का एक हिस्सा है जो खुद को जान रहा है। साइंस रुकती नहीं, और अगले डिकेड में ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के बारे में और उसके बाहर के बारे में बहुत नया पता चलेगा। वेरा रूबिन ऑब्जर्वेटोरी, चिले में 2025 में फुल ऑपरेशन। LSST, लेगेसी सर्वे ऑफ स्पेस एंड टाइम। हर रात एंटायर सदर्न स्काई का सर्वे, 10 साल में 30 ट्रिलियन ऑब्जर्वेशंस, बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज, मिलियंस ऑफ सुपरनोवाए, डार्क एनर्जी की अनप्रेसिडेंटेड स्टडी। हबल टेंशन शायद रिजॉल्व होगी या और डीपन होगी। स्क्वायर किलोमीटर अरे, SKA, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में। थाउजेंड्स ऑफ रेडियो एंटेनास, दुनिया का लार्जेस्ट रेडियो टेलीस्कोप
It will detect signals from the earliest galaxies. Cosmic Dawn, जब फर्स्ट स्टार्स ने यूनिवर्स को रीएनाइज किया, पॉपुलेशन 3 स्टार्स के बाद, रीएनाइजेशन एपॉक 200 मिलियन to 1 बिलियन ईयर्स आफ्टर बिग बैंग। ये पीरियड अभी मोस्टली अनऑब्जर्व्ड है। SKA इसे मैप करेगा। आइंस्टाइन टेलीस्कोप, यूरोपियन नेक्स्ट जनरेशन ग्रेविटेशनल वेव डिटेक्टर, अंडरग्राउंड, ट्रायंगल शेप्ड, 10 टाइम्स मोर सेंसिटिव देन LIGO। ये डिटेक्ट करेगा अर्लीस्ट ग्रेविटेशनल वेव्स, पॉसिबली फ्रॉम बिफोर CMB इमिशन, बिफोर द फोटोन वॉल। ये अनप्रेसिडेंटेड है। हम टाइम में और पीछे देख पाएंगे, लाइट की वॉल को क्रॉस करके। ग्रेविटेशनल वेव्स से एथीना एक्सरे ऑब्जर्वेटोरी ESA का 2030s में हॉट गैस ऑफ लार्ज स्केल स्ट्रक्चर, फिलामेंट्स, क्लस्टर्स, वॉइड्स एक्सरे में मैप करेगा डार्क मैटर डिस्ट्रीब्यूशन, और यह डेटा ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स की लार्ज स्केल स्ट्रक्चर को प्रीवियसली इम्पॉसिबल प्रिसीजन से मैप करेगा। अगला डेकेड एक्स्ट्रॉर्डिनरी है। हर साल नई ऑब्जर्वेशंस, नए सरप्राइजेस और नए क्वेश्चंस। यही साइंस की ब्यूटी है। हर आंसर नए क्वेश्चंस की डोर खोलती है। ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के बाहर की स्टोरी अभी पूरी नहीं हुई, शायद कभी नहीं होगी, लेकिन हर चैप्टर फैसिनेटिंग है। एक आखिरी थॉट, ये सब जो हमने डिस्कस किया, डार्क एनर्जी, डार्क मैटर, इन्फ्लेशन, मल्टीवर्स, स्ट्रिंग लैंडस्केप, यह स्ट्रेंज है, बहुत स्ट्रेंज, और यह हमें अनकंफर्टेबल करता है, क्योंकि हम ऐसी रियलिटी में जीते हैं जो फेमिलियर है। सॉलिड ऑब्जेक्ट्स, क्लियर कॉजेज एंड इफेक्ट्स, प्रेडिक्टेबल पैटर्न्स, लेकिन यूनिवर्स फंडामेंटली स्ट्रेंज है। क्वांटम मैकेनिक्स स्ट्रेंज है। पार्टिकल्स जो एक साथ दो जगह हो सकती हैं, वेव पार्टिकल डुअलिटी, एंटेंगलमेंट, सुपरपोजिशन, रिलेटिविटी स्ट्रेंज है। टाइम स्लो होता है फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट्स के लिए। स्पेस बेंड्स अराउंड मैसिव ऑब्जेक्ट्स, सिमुल्टेनिटी रिलेटिव है। कॉस्मोलॉजी स्ट्रेंज है। ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स फाइनाइट, एक्चुअल यूनिवर्स में बी इनफाइनाइट, 95% इनविजिबल। एक्सपेंडिंग, एक्सेलरेटिंग, अननोन फेट, और यह स्ट्रेंजनेस, यह फीचर है, बग नहीं। रिचर्ड फाइनमैन ने कहा था, इफ यू थिंक यू अंडरस्टैंड क्वांटम मैकेनिक्स, यू डोंट अंडरस्टैंड क्वांटम मैकेनिक्स। यह ह्यूमिलिटी है, साइंस की ऑनेस्ट ह्यूमिलिटी। हम यूनिवर्स को नहीं समझते, हम उसे एक्सप्लोर कर रहे हैं। हर एक्सप्लोरेशन पार्टियल पिक्चर देती है। एवरी मॉडल एन अप्रोक्सीमेशन, हर थियरी इनकम्प्लीट, लेकिन इनकम्प्लीट नहीं मतलब रॉन्ग। न्यूटन की ग्रेविटी इनकम्प्लीट है, लेकिन ब्रिजेस बनाने के लिए वो वर्क्स। आइंस्टाइन की ग्रेविटी और कंप्लीट, लेकिन क्वांटम ग्रेविटी अभी भी अननोन। हर स्टेप क्लोजर, कभी कंप्लीट नहीं। और ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के बाहर हम जो स्पेकुलेट करते हैं वो इनकम्प्लीट है, लेकिन ये बेस्ट वी कैन डू है, गिवन द फंडामेंटल ऑब्जर्वेशनल लिमिट्स, गिवन द नेचर ऑफ लाइट एंड स्पेस, गिवन हु वी आर, स्मॉल क्रीचर्स ऑन अ स्मॉल प्लैनेट, ट्राइंग टू अंडरस्टैंड एन इनॉर्मस, स्ट्रेंज, ब्यूटिफुल यूनिवर्स, एंड दैट अटेम्प्ट इज एक्स्ट्रॉर्डिनरी। यह एक्स्ट्रॉर्डिनरी है। तुम एक्स्ट्रॉर्डिनरी हो, इस इन्वेस्टिगेशन में हो, इस मोमेंट में, इस बबल में, जो बहुत बड़ी दुनिया का एक छोटा हिस्सा है। और वो दुनिया हमेशा अजीब रहेगी, हमेशा बड़ी रहेगी, हमेशा।